मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिकल क्या यूज़ होता है वो हमें देखना है। तो एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स में यूज़ होते हैं। वेन एवर वी सफ़र फ्रॉम एनी डिसीज लाइक कफ, कोल्ड, फीवर एक्सेट्रा, डॉक्टर्स गिव अस सम एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। जब भी हमें कुछ डिसीजेज होती हैं जैसे कफ, कोल्ड या फीवर होता है तो जो डॉक्टर रहते हैं वो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं अदर मेडिसिन के साथ साथ। These antibiotics are obtained from microorganisms and can be given in the form of tablets, injections and or capsules। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं और ये हमें किसके फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन और कैप्सूल के फॉर्म में दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिसीज़। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज़ के लिए। स्टेफ्टोमिसिन और टेट्रासाइक्लिन एंड एथ्रोम्सिन आर सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें फंगी और बैक्टीरिया से मिलती हैं। अब प्रिकॉशंस विद एंटीबायोटिक्स के साथ क्या प्रिकॉशंस हमें देखना चाहिए, लेने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसकी एडवाइस पर ही हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए। वन शुड कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और जो भी डॉक्टर ने हमें क्या दिया रहता है, कोर्स, जितने दिन का कोर्स दिया रहता है उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। और जब ज़रूरत ना पड़े तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरली टेकिंग एंटीबायोटिक्स में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन बॉडी। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स रहती हैं वो कभी कभार अगर हम उनको अननेसेसरली लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देती हैं। फिर आता है क्या, वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स क्या होती हैं, व्हेन अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी क्या हो जाए, कोई डिसीज़ होती है तो उसमें माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो हमारी जो बॉडी रहती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इन इन्वेडर से लड़ने के लिए। इन दिस प्रोसेस द बॉडी रिमेंबर द माइक्रोब्स एंड प्रोसेस ऑफ किलिंग इट। इस प्रोसेस में जो बॉडी है वो सिर्फ माइक्रोब्स को जानती है और माइक्रोब को किल करने की प्रोसेस को जानती है। If the same kind of microbes enter again inside the body, the antibodies immediately recognize the microbes and kill them। अगर सेम टाइप के माइक्रोब्स फिर से हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और इन माइक्रोब्स को मार देती हैं। द एंटीबॉडीज वंस प्रोड्यूस रिमेन इनसाइड द बॉडी। और जैसे ही एक बार एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में रहती हैं एंड वी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, और हम उस पर्टिकुलर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच वैक्सीन वर्क्स। यही वो प्रिंसिपल होता है जिस पे वैक्सीन काम करते हैं। अ वैक्सीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेड और वीकंड माइक्रोब्स। जो वैक्सीन है वो क्या डेड या फिर वीकंड माइक्रोब्स से बनती है। When such microbes are introduced in the healthy body, the body produces antibody against these microbes। तो जब भी इन माइक्रोब्स को किसी भी हेल्दी बॉडी में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो जो बॉडी रहती है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है और इन माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ती है। These antibodies always remain inside the body। ये एंटीबॉडीज़ हमेशा ही हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं एंड प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द सेम डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स लेटर। और ये हमारे इस पर्सन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो भी इन्हीं माइक्रोब्स के द्वारा जो भी सेम डिसीज़ होती है उससे। यू हैव सीन दैट चिल्ड्रन आर गिवन मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स एट डिफरेंट एजेस। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स दिए जाते हैं। In fact, many of the vaccines are available free of cost for the children in the nearby government hospitals। ठीक है, और ये बात अलग है कि इसमें से बहुत सारे वैक्सीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं गवर्नमेंट, जो भी पास में हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उनमें। जैसे सच एज पल्स पोलियो प्रोग्राम इज़ वेरी पॉपुलर। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, विच प्रोवाइड फ्री वैक्सीन ऑफ पोलियो। जिसमें क्या लगता है, वैक्सीन का फ्री वो पोलियो का फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराया जाता है। वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस VCG। ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीन होता है VCG, उसमें वीकंड जर्म्स और पाए जाते हैं
एंड वैक्सीन फॉर टाइफाइड इज़ मेड फ्रॉम किल्ड जर्म्स, और जो टाइफाइड का बनता है वैक्सीन वो क्या मरे हुए जर्म से बनता है। सम वैक्सीन्स आर इंजेक्टेड वाइल अदर्स आर गिवन ओरली, कुछ इंजेक्ट किए जाते हैं और कुछ ओरली दिए जाते हैं। फिर आता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो फूड विच इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड, कुक्ड और रेफ्रिजरेटेड बिकम्स कंटेमिनेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, जो खाना अच्छे से साफ़ नहीं रहता है, कुक नहीं किया जाता या फिर रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। When such food items are consumed by us, we are affected by food poisoning, और ऐसा खाना जब भी हमारे द्वारा खाया जाता है तो हम फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैन ग्रो ऑन फूड आइटम स्पॉयल दैम बाय प्रोड्यूसिंग सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड आइटम्स में ग्रो करते हैं तो ये उस फूड आइटम्स को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं ये, और उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेड द फूड पॉइजनस, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस उस फूड को क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। When we consume such food items, we suffer from serious illness। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, इस खाने को खाते हैं तो हम बहुत खतरनाक बीमारियों से घिर जाते हैं। विच में इवन कॉज डेथ, और इनकी वजह से कभी कभार मौत भी हो जाती है। Thus, for preventing food from getting spoiled, the growth of microbes in it must be prevented। अगर हमें चाहिए, मतलब अगर हम अपने खाने को सड़ने से बचाना चाहते हैं तो हमें उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकना चाहिए। Thus, the process of preventing food from spoilage and maintain its nutritive values for a long time is called food preservation। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम खाने को सड़ने से बचाते हैं और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को क्या करते रखते हैं, हम बचा के रखते हैं, तो उसको हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। फॉलोइंग वेज आर यूज टू प्रिजर्व फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कुछ तरीके दिए गए हैं हमें। पहला क्या है, बाय केमिकल्स। केमिकल्स की मदद से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो केमिकल्स सच है सोडियम बेंजोएट and sodium metabisulfite are used as preservative in jams and squeezes। ठीक है, सॉसेस और जेम्स में ये क्या होता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। कन्वेंशनली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द फूड आइटम्स। ठीक है, कन्वेंशन मतलब हमने हमारी सुविधा के हिसाब से नमक या फिर जो तेल होता है खाने वाला वो भी प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस काइंड्स ऑफ पिकल्स आर प्रिजर्व्ड इन एन ऑयल मीडियम। ठीक है, ऑयल मीडियम में ही, जैसे अचार देखे होंगे तो वो मोस्टली ऑयल मीडियम में बच के रहते हैं। एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड, और उनको सालों साल हम बचा सकते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं। Many type of raw vegetables and fruits can be preserved by dipping their cut pieces in salt solution or brine। ठीक है, बहुत सारे कच्चे सब्जियां और कच्चे फल बचाए जा सकते हैं अगर हम उनके छोटे छोटे टुकड़े क्या कर दें, सॉल्ट के सोल्यूशन में या फिर ब्राइन में डुबा दें। एज सॉल्ट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम एनीथिंग इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद। ठीक है, जो हम जैसा कि जानते हैं कि जो सॉल्ट रहता है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, जो भी आइटम उसके कांटेक्ट में आता है उसके। सो माइक्रोब्स डू नॉट गेट रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। इसीलिए जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता है उनकी ग्रोथ के लिए। देयरफॉर कैन नॉट बी ग्रो इन फूड ऑन फूड स्टफ्स प्रिजर्व विद सॉल्ट। इसीलिए वो सॉल्ट में जो प्रिजर्व किए जाते हैं फूड आइटम्स उनमें नहीं बच पाते हैं। बाय शुगर से भी प्रिजर्वेशन होता है। तो वो कॉन्सनट्रेटेड शुगर सिरप इज़ अ गुड प्रिजर्वेटिव। जो कॉन्सनट्रेटेड शुगर सिरप होती है वो अच्छा प्रिजर्वेटिव होती है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इन फूड आइटम। फूड आइटम में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको रिड्यूस कर देती है शुगर। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है, उस मॉइस्चर को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। हैंस कट फ्रूट्स जैम्स जेलीज एंड सॉसेस आर प्रिजर्व्ड इन शुगर सिरप। इसीलिए सॉसेस जेलीज जैम्स फ्रूट्स ये सब रहते हैं, उन सभी को शुगर सिरप से प्रिजर्व किया जाता है। वाई रेफ्रिजरेशन, तो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्लोज डाउन। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रहती है वो रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है। सो इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज। ठीक है, इसीलिए जो स्पॉइलेज मतलब सड़ने की प्रोसेस होती है उसको भी कम कर देती है। बट लॉन्ग टाइम रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड विद हायर वाटर कंटेंट इज़ लेस इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय तक रेफ्रिजरेट करना फूड को जिसमें ज़्यादा पानी है तो वो क्या हो जाता है, उससे इतना इफेक्टिव नहीं होता है। फिर क्या आता है,
पेस्चराइजेशन में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, ये मिल्क को बचाने के लिए यूज़ होती है। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड अप टू 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, ठीक है, इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 सेकेंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है, उसको क्या कहता है, जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। इन दिस मैथड ऑल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड, इसमें जितने भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं। हाउ एवर लेस हार्मफुल बैक्टीरिया सर्वाइव बिकॉज ऑफ विच मिल्क में स्टिल गो सॉर विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है, लेकिन कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूध है वो कुछ दिन में कैसा खट्टा हो जाता है। फिर क्या है? अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? UHT। तो इन दिस प्रोसेस मिल्क इज हीटेड एट हायर टेम्परेचर देन पेस्चराइजेशन, ठीक है, पेस्चराइजेशन का जितना टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क आर किल्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं मिल्क में वो सारे मर जाते हैं। इट गिव्स मिल्क अ लॉन्ग लाइफ बट इट अल्टर्स द फ्लेवर, ठीक है, इससे दूध को तो ज़्यादा टाइम लाइफ मिल जाती है, लेकिन इससे जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग इन सन रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड मटेरियल, जैसे ही हम सूरज में धूप में किसी भी चीज़ को सुखाते हैं तो उसमें से मॉइस्चर कम हो जाता है। एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, कैबेज, फेनिग्रीक एंड मिंट कैन बी स्टोर्ड बाय ड्राइंग इन द सन, ठीक है, जैसे कि जो क्या रहती हैं वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज वगैरह जो रहती हैं, और मेथी और वो पुदीना वगैरह जो रहता है उसको धूप में सुखा के स्टोर किया जा सकता है। फिर आता है क्या? नाइट्रोजन साइकिल। क्या आता है? नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन। एज प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स कंटेन नाइट्रोजन, जैसे क्योंकि प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में क्या होती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, इसीलिए ये ज़रूरी होती है। ऑल दो आवर एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन गैस बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बात अलग है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। So the nitrogen fixing bacteria and algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere, ठीक है, इसीलिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं और एल्गी जो सॉइल में मौजूद रहते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। एंड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, नाइट्राइट और नाइट्रेट में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्म विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है? यूटिलाइज कर लिया जाता है उनकी रूट सिस्टम के द्वारा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। When animals feed on these plants, जब एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं तो द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इज यूज्ड बाय देम, ठीक है, इसीलिए जो नाइट्रोजन उनमें मौजूद रहती है इस तरीके से वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में जो मौजूद रहती है वो उनके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। When these plants or animals die, bacteria and fungi present in the soil turn their decaying remains into compounds of nitrogen, और जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंगी रहते हैं वो सॉइल में मौजूद रहते हैं, वो उनकी डिकेइंग रिमेन को क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, विच आर अगेन टेकन अप बाय द प्लांट्स, जो कि फिर से प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स बैक इनटू नाइट्रोजन गैस, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। दिस साइकिल ऑफ मेंटेनिंग नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, और यही जो प्रोसेस होती है किसकी? नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।